आज का अपना टॉपिक है भाषा, साहित्य और व्याकरण। पहले अपन पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलने, विचारों और भावों को प्रकट करने, मतलब अपन तो विचारों और भावों को प्रकट करेंगे और सामने वाला उसे समझेगा, या सामने वाला व्यक्ति अपने विचारों और भावों को प्रकट करेगा और अपन उसे समझेंगे। तो एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को जो समझने का, जो प्रकट करने का जो माध्यम है, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचारों या भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता, उसको प्रकट करने का जो माध्यम होता है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब वो माध्यम तीन तरह का भी हो सकता है, मतलब भाषा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो लिखित, एक मौखिक और एक सांकेतिक। लिखित भाषा किसे कहेंगे? अपने मन के विचारों या भावों को, या एक दूसरे के मन के विचारों या भावों को लिख करके प्रकट करना और उसे पढ़ करके समझना, वो क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र में जो भी लिखा हुआ रहता है हमारा आंखों देखा हुआ हाल नहीं होता, लेकिन हम समाचार पत्र पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी घटना घटित हुई है, और हम उसका इमेजिन भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? लिखित भाषा है। जैसे अपना दूसरा लिखित भाषा का उदाहरण अपन देखें, पहले के जो महापुरुष हुए थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, पहले हम उनके बीच नहीं थे, तो उन्होंने अपने मन के विचारों और भावों को किसके माध्यम से प्रकट किया? लिखित भाषा के माध्यम से। और हमारे लिए क्या छोड़ के चले गए? अपनी जीवनी छोड़ करके चले गए। जो उनकी लिखी हुई जो किताबें वगैरह है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा का माध्यम कहते हैं। जैसे किताब आ गई, पुस्तक आ गई, समाचार पत्र, कोई भी पत्र, जो मैसेज, जो अपन आपस में दूर बैठ कर एक दूसरे जो मैसेज में बात करते हैं, जो SMS करते हैं, वो क्या होता है? लिखित भाषा होता है। जैसे व्हाट्सएप पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है लिखित भाषा, वो क्या है? लिखित भाषा है, जो हम लिख करके उपयोग में लेते हैं और सामने वाला उसे पढ़ करके समझेगा, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। आगे अपनी आती है मौखिक भाषा। अपन अपने मन के विचारों को या एक दूसरे के मन के विचारों को बोल करके प्रकट करेंगे और सुन करके समझेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे फ़ोन पर बात करना, हमने फ़ोन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने सामने वाले का चेहरा नहीं देखा, वो किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण कर रहा है, उसकी हमने लिपसिंग वगैरह कुछ नहीं देखी, लेकिन फिर भी हमें उसकी बात समझ में आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे रेडियो से समाचार सुनना, इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। आगे आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है संकेतों द्वारा प्रकट करना। संकेत जैसे रोड के ऊपर लाइट, जो लाइट का जो सिग्नल होता है, जैसे रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, तो ये जलते ही हमें क्या होता है? हमें सिग्नल मिल जाता है कि हमें वाहनों को कैसे कंट्रोल में करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग हमें मिलती है, यू टर्न हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों द्वारा समझना, ये है अपनी भाषा के रूप। आगे अपना आता है बोली। बोली किसे कहेंगे? भाई भाषा तो समझ ली, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो हमारे जो उपन्यास, जो कहानियाँ वगैरह लिखी हुई रहती है, वो किस में लिखी हुई रहती है? भाषाओं में लिखी हुई रहती है, और वो सभी जगह प्रचलन में रहती है। आगे अपना आता है बोली। बोली किसे कहेंगे? भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अब ये क्षेत्रीय रूप क्या होता है? जो मतलब अपने सीमित क्षेत्र में, जो सीमित दायरे में बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो मतलब पग पग पे बदलती जाएगी। जैसे कि ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी क्या है? एक तरह की बोली है, ये सभी जगह नहीं बोली जाती, कुछ जगह जाएंगे शेखावाटी क्षेत्र में अलग बोली बोली जाती है, और
अपन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बोली का जो भाषा का जो रूप है वो परिवर्तित होता जाता है, और वो केवल सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। केवल जिस एरिया में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो भाषा केवल उन्हीं एरियो के लिए होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। फिर आता है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, बोली का जो विस्तृत रूप होता है उसे हम क्या कहेंगे, उपभाषा कहेंगे। भाई बोली जो इतने से क्षेत्र में तो जो बोली गई है वो तो बोली है, वो केवल इतने से लोगों को ही समझ में आएगी। धीरे धीरे ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी तो ये एक उपभाषा का रूप ले लेगी। जैसे मारवाड़ी, ये क्या है, उपभाषा है, पूरे राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी। फिर ये उपभाषा क्या होगी, धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लेगी, वो क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। समझ में आ गया, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप, उपभाषा बोली का थोड़ा सा विस्तृत रूप, और भाषा जो मतलब संपूर्ण देश में, संपूर्ण राज्य में एक समान एक रूप से जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे अपना आता है भाषा का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, मानक यानी मान्यता प्रदान किया हुआ, शुद्ध रूप। मान्यता प्रदान किसके द्वारा, विद्वानों द्वारा। विद्वानों द्वारा मान्यता प्रदान किया हुआ भाषा का जो शुद्ध रूप है उसे हम क्या कहेंगे, मानक रूप कहेंगे। जैसे विद्वानों में एक होता है अंक, ऐसे भी लिखते हैं, और एक अंक ऐसे भी लिखते हैं। विद्वानों ने किसे शुद्ध माना है, इसे शुद्ध माना है। इसमें किसका प्रयोग होना चाहिए, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, और इसे क्या माना है, अशुद्ध माना है। ऐसे ही एक आता है अपना संबंध, इस तरह का ये क्या है, मानक रूप है, और हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये क्या है, अमानक रूप है। कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं संबंध, ये भी क्या है, अमानक रूप है। लिखने के तरीके बहुत हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप है वो क्या है, विद्वानों द्वारा मानक रूप ये है। जो विद्वानों द्वारा जो भाषा का जो तरीका है जो शुद्ध माना गया है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा का मानक रूप कहते हैं। आगे आता है लिपि। लिपि किसे कहेंगे, भाषा को लिखने का तरीका या भाषा को लिखित रूप देने की विधि या भाषा को लिखने का ढंग, वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिखित रूप देने की विधि। अब जैसे मैं हिंदी लिख रही हूँ, हिंदी में इस तरीके से लिख रही हूँ, तो ये हिंदी भाषा को लिखित रूप देने की विधि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी हमें यह बताती है कि हिंदी भाषा ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर ऐसे जाकर खत्म होगी। तो भाषा को जो हमें लिखने का जो हमें तरीका जहाँ से मिलता है, जो लिखने की जो विधि होती है, लिखित रूप देने की विधि, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अपन ने इसमें पढ़ा भाषा के 3 रूप पढ़े, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित यानी लिखित रूप में, मौखिक यानी बोलने के रूप में, सामने वाला सुन करके समझेगा, सांकेतिक यानी संकेतक रूप में। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप, उपभाषा भाषा का विस्तृत रूप, और मानक रूप विद्वानों द्वारा प्रदत्त जो शुद्ध रूप है उसे हम क्या कहेंगे, भाषा का मानक रूप कहेंगे। लिपि अपन ने पढ़ी, लिखित रूप देने की विधि। अब आगे अपना आता है साहित्य। भाषा का संग्रहित ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार क्या कहलाएगा, साहित्य कहलाएगा। अब इस ज्ञान के भंडार में किस किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए अपनी अनुभूति, अपने विचार, जैसे अपन के अंदर अभी कविता लिखने का कौशल है, तो अपन जो कविता लिखेंगे हिंदी भाषा में लिखेंगे, तो हिंदी भाषा में जो कविता लिखी जाएगी वो ज्ञान का भंडार क्या कहलाएगा, साहित्य कहलाएगा। तो भाषा का जो संग्रहित जो ज्ञान का भंडार होता है, कैसा ज्ञान का भंडार, संग्रहित जो ज्ञान का भंडार होता है उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक तो गद्य और एक पद्य। गद्य किसे कहेंगे, एक तो होते हैं छंद। छंद अपन पढ़ते हैं
छंद को पढ़ने से हमें ये, जैसे आप लोग म्यूजिक की क्लास लेते हो तो म्यूजिक में जो सुर लय ताल चलता है वो किसके आधार पे चलता है? छंदों के आधार पे चलता है। छंदों के आधार पे जो मात्रा है वो सुर लय ताल के हिसाब से इधर की इधर भी नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो उस मात्रा का ज्ञान हमें किससे मिलेगा? छंदों से मिलेगा। तो छंदों से युक्त रचना क्या कहलाएगी? पद्य कहलाएगी। पद्य किसे कहेंगे? छंदों से युक्त रचना को छंदबद्ध रचना। छंदबद्ध यानी छंदों में बंधी हुई छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। अब छंदबद्ध रचना में किस तरह के आते हैं? जैसे कि गीत आ गया, पूरे सुर लय ताल से चलता है। कविता आ गई, श्लोक, ये क्या है? पद्य है। क्या है ये? पद्य। दोहा, ये भी क्या है? पद्य है। तो छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। ये छंदबद्ध रचना के उदाहरण हैं। जो हमें इस तरह के चैप्टर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? पद्य कहलाते हैं। जैसे आपके आता है श्लोक आता है तो आपके नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता है? पद्यांश को पढ़ करके श्लोक में से प्रश्न उत्तर दीजिए। पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो पद्यांश क्या है? जो पद्य का जो अंश है वो क्या है? पद्यांश है। आगे आता है गद्य। गद्य क्या होता है? छंद रहित रचना। छंद रहित रचना क्या कहलाएगी? गद्य कहलाएगी। जैसे कहानी, निबंध, पत्र, ये क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई सुर लय ताल नहीं होता। इसमें कोई भी बालक किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से इसका पठन कर सकता है, इसकी रीडिंग कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? छंद रहित रचना क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, नीचे प्रश्न क्या होता है? गद्यांश को पढ़ करके, गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साहित्य क्या कहलाएगा? संग्रहित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो भाग हो गए, गद्य और पद्य। पद्य किसे कहेंगे? छंदों से युक्त रचना पद्य कहलाती है और गद्य छंद से रहित रचना गद्य कहलाती है। अब आगे अपना आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण जिस शास्त्र से हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान, मतलब जो भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो भाषा को समझने में, उसको लिखने में, उसको बोलने में जो उसके नियम तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे कि नियम कैसे? इमली, अब इस ली में बड़ी मात्रा आएगी, ये किसने तय किया? व्याकरण ने तय किया। तो भाषा को लिखने में, बोलने में और समझने में जो नियम तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो भाषा का जो शुद्ध रूप है उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। अब व्याकरण के 3 विभाग हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आता है वर्ण विभाग, एक आता है शब्द विभाग, एक आता है वाक्य विभाग। इनको अपन डिटेल में जब अपन इनका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णों का चैप्टर अपन ने पढ़ लिया वर्णमाला, वो आपको समझ में आ जाएगा। वर्ण विभाग में क्या होता है? जिसमें हमें वर्णों का ज्ञान होता है। वर्णों के ज्ञान कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, जिससे भी हमें वर्णों का ज्ञान होगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण विभाग कहेंगे। अब वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। आगे अपना कौन सा विभाग आता है? शब्द। शब्द विभाग को अपन पूरा डिटेल के अंदर जब अपन शब्द विचार पढ़ेंगे तब देखेंगे। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं शब्द। जैसे कमल, ये क्या है? शब्द है। ये किससे बना है? वर्णों से बना है। तो वर्णों के मेल से जो शब्दों का जो निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? शब्द विभाग कहेंगे। शब्द विभाग में क्या क्या आ जाएगा? शब्द के भेद, रचना,
उत्पत्ति, ये सब किस में आते हैं? शब्द विभाग में आते हैं। अपन जब अपनी स्टार्टिंग में जब क्लास लगती है, जो कक्षा लगती है जो छोटे बच्चों की, उसे व्याकरण के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण का वर्ण विभाग पढ़ाया जाता है। उसके बाद में वर्णों के मेल से फिर शब्द विभाग उसे पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आता है? वाक्य। फिर वो धीरे धीरे क्या सीखता है? वाक्य बनाना और वाक्य बोलना सीखता है शुद्ध रूप में। आगे क्या आता है? वाक्य विभाग। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जैसे कमल खिलता है, वाक्य विभाग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य के भेद और उसमें परिवर्तन, जैसे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब किसमें आते हैं? वाक्य विभाग में आते हैं। तो अपन ने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के जो नियम तय करता है, जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों में क्या आ जाएगा? वर्णमाला आ जाएगी। ये पाठ अपन पढ़ चुके हैं। वर्णमाला जो अपन पढ़ेंगे, वर्णमाला में स्पर्श, अंत, स्थ, उष्ण, इस तरह के स्वर, व्यंजन, ये सारे क्या आ जाएंगे? वर्णमाला में आ जाएंगे। आगे आता है वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द विभाग। शब्द विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के भेद, रचना, ये सब आ जाएंगे वाक्य में। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, कौन कौन से निषेधात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये सब क्या है? वाक्य है। तो ये अपना भाषा, साहित्य और व्याकरण वाला टॉपिक अब पूरा होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।